तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन ईशाला पे। एंड दिस इज आवर 6th लेक्चर ऑन हाइड्रो पावर प्लांट इन द प्लेलिस्ट ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हाइड्रो पावर प्लांट के बेसिक जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जनरल लेआउट और बहुत कुछ लाइक स्पिलवे, यानी उसके छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी पूछे जाते हैं इजीली। और इस बार ये अलग एक और टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। इट इज साइट सिलेक्शन और यू कैन से फैक्टर्स और कंसिडरेशंस दैट यू हैव टू मेक व्हाइल सिलेक्टिंग अ लोकेशन फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। यानी आप एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करते हो तो आपको कितने पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं, या फिर क्या क्या फैक्टर है जो साइट को एज ए क्राइटेरिया जज करते कि ये साइट सुटेबल है या नहीं उस लोकेशन, वो लोकेशन हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। With that said, let's move forward to the main discussion or the points which are to be considered for this. Let's move on. तो चलिए अब देख लेते हैं उन पॉइंट्स को जो किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट को सेट करते हुए कंसिडर करने पड़ते हैं। पर उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो जरूर से हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करें, और ऑफ कोर्स अगर पहली बार आए हो तो उस लाल बटन को दबा के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर रिलीज करें आपको पहले पता चले। विद दैट सेड लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले जब भी एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट किया जाता है तो हमें पता है उससे क्या हो सकता है, फॉरेस्ट का लॉस, रेजिडेंस एरिया का लॉस, अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी। तो इन सब के लिए हमें वहां की टोपोग्राफी और सेस्मोग्राफी, यानी लैंड की जो स्टडी होती है वो टोपोग्राफी, और वहां के जो भूकंप शास्त्र जिसे बोलते हैं अर्थक्वेक की स्टडी वो सेस्मोग्राफी, वो दोनों कंस्ट्रक्शन से बहुत पहले सर्वे करने के बाद करनी पड़ती है। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वहां पर इनके चांस है या नहीं, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात। तो ये फर्स्ट कंसिडरेशन हो गई कि लैंड सुटेबल है या नहीं, और अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट कि आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट आप सेट कर रहे हो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हेड की और मास फ्लो रेट की, दोनों मिल रहे हैं या नहीं। हेड कैसे, वाटर कितनी क्वांटिटी में आ रहा है और क्वांटिटी के साथ कितनी फ्लो रेट है, यानी पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है। तो दोनों कंसीडर करके आपको हेड और मास फ्लो रेट का कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। और अगर दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट 30 मीटर हेड के आजू बाजू, और मास फ्लो रेट आप जो टर्बाइन सेटअप करने का प्लान कर रहे हो पावर जनरेशन के लिए, उसके लिए जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट किया उतना आ रहा है कि नहीं, देन यू कैन सिलेक्ट द साइट। बाद में कि आप जो स्टोरेज बना रहे हो, ऑफ कोर्स हेड और मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लिया। अब आप जो डैम बनाओगे तो उस डैम की खुद की कुछ कैपेसिटी होगी कि इतनी क्वांटिटी में वो वाटर स्टोर कर पाएगा, इतने क्यूसेक वाटर वो स्टोर कर पाएगा। लेकिन रेन कौन कंसिडर करेगा? कभी एकदम हाई अतिवृष्टि जो बोलते हैं, वैसे एकदम बहुत ज्यादा रेन हो गई तो डैम खोलने पड़ेंगे, स्पिलवेज में से पानी जाने देना, लेकिन उससे क्या होगा, आगे फ्लड आ सकती है, राइट। तो वो चीज भी कंसिडर करके आप जो डैम बना रहे हो उसकी कैपेसिटी आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं। यानी मान लो कि उस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश आती है सडनली, तो उसलिए ऑब्वियसली आपको डैम की ज्यादा कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, चाहे हमेशा वो फुल ना हो, लेकिन अचानक बारिश आती तो भी पानी को स्टोर कर सके उतनी कैपेसिटी आपको देनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करेगा। अगर नहीं कर पाए तो आगे फ्लड आने की चांस है। तो ये भी एक साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उस वजह से। नेक्स्ट कि ऑफ कोर्स अगर पानी पे चल रहा है तो उसकी जो शॉर्टेज होगी, क्योंकि वाटर इज नॉट समथिंग दैट अवेलेबल थ्रू आउट लाइफ, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वाटर साइकिल, बाकी जो है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यानी द थिंग व्हिच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर साइकिल इटसेल्फ, यानी जो रेन आ रही है, पहाड़ों से बर्फ पिघल के पानी आ रहा है, ये सब कंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि आगे जाके पानी का शॉर्टेज अगर बाई चांस आ गया, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब 10 years और 50 years और इवन 90 years, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेंचुरी और मोर देन दैट, यानी 100 साल, 150 साल, उतनी आगे तक की पॉसिबिलिटी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो यही गोल के साथ किया कि इतने थ्रू आउट लाइफ स्पैन आपका जो कॉस्ट है वो आप कवर कर सको, तभी आप लो कॉस्ट पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो पानी, उसका शॉर्टेज, ये सब कंसिडरेशन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट कि आप जब एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करते हो
तो ऑब्वियसली सिर्फ एक डैम बना देने से काम नहीं चलता, राइट? आपको उसके लिए 4 वे बनाना पड़ता है, पावर हाउस सेट करना पड़ता है, उसके जो एक्स्ट्रा जो डाइवर्जन टाइप होता है, आपने देखा था उसका डायग्राम की पावर हाउस, 4 वे, कैनाल बनानी पड़ती है। तो ये सब आपको सेट करने में कितनी इजीनेस होती है। और मेन सबसे मेन पावर हाउस, क्योंकि कई बार अगर ऊपर नहीं रख पाते तो अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाना पड़ता है। आपने देखा था क्लासिफिकेशन में अंडरग्राउंड पावर हाउस टाइप हाइड्रो पावर प्लांट, तो अंडरग्राउंड के लिए जमीन खोदनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। तो वो सब भी कंसिडरेशन करना पड़ता है कि कितने इजीली आप डैम, स्पिलवे, पेनस्टॉक, पावर हाउस ये सब सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज के आप हाइड्रो पावर प्लांट को एज अ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट सेट तो कर रहे हो, बट क्या वहां पे सच में उसका पोटेंशियल है? यानी जो मल्टीपल पर्पज हम बात कर रहे हैं सच में वहां पे फुलफिल होंगे? दैट इज द मेन इश्यू। कि बोल तो रहे हैं मल्टीपर्पज, क्या क्या सक्सेस रेट क्या है उसकी? कुछ फोरकास्ट करने पड़ते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ती है, कुछ बहुत लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहां का फ्यूचर पोटेंशियल देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें कंसिडर करने के बाद अगर आपकी सक्सेस रेट आती है कि सही में ये मल्टीपर्पज हमारे फुलफिल हो रहे हैं, तभी उस साइट को सिलेक्ट किया जाता है। अगर एक भी मल्टीपर्पज छूट गया तो गवर्नमेंट को उस पर 3 बार सोचना पड़ता है कि ये छूट रहा है, इससे कितना लॉस हो सकता है। जैसे वहां पर टूरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी या वाटरवेज की पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी, तो उससे जो कॉस्ट हमारे जल्दी रिकवर हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को वो भी कंसिडर करना पड़ता है, या फिर जो भी पावर प्लांट सेट कर रहा है उसे कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट की ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो उसका कॉस्ट भी लगेगा और टाइम भी लगेगा बनाने में, राइट? तो टाइम थ्रू आउट ईयर नहीं चल सकता कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बारिश में कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ सकता है एक्सीडेंट्स की वजह से, तो उसमें से और टाइम लेंथन हो जाता है। तो कुछ एक फिक्स प्रोजेक्ट का टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर वो बन जाना चाहिए। तो वहां के लोकेशन के हिसाब से क्या सही में आप बना पाओगे उसे इतनी जल्दी? क्या इतने कॉस्ट में वहां पे आपको बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा चार्ज के, एक्स्ट्रा किसी प्रोसेस के आप सेटअप कर पाओगे? दैट्स द क्वेश्चन वी आर आस्किंग इन दिस पॉइंट, नॉट जस्ट कॉस्ट एंड टाइम। हम सिर्फ कॉस्ट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर लोकेशन के हिसाब से आपका जो बजट है उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो ऐड नहीं होगा। यानी पावर हाउस सेट करना अंडरग्राउंड, लेकिन आपने सरफेस के हिसाब से कैलकुलेट किया था कॉस्ट, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो गया और उसका टाइम भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन डिले हो जाएगा। So that's not the way you do it. You have to consider everything. With that said, let's move on to our next points. तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स कवर कर लिए, अब जिस थोड़े से और पॉइंट्स पे ध्यान दे दीजिए तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके हाइड्रो पावर प्लांट बनाने से जो एरिया सबमर्ज होने वाला है उसके कंसिडरेशन के हिसाब से, तो आपने जो रिजर्वर बनाया है तो वहां पे कौन सा एरिया सबमर्ज होने वाला है? क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या वो रेजिडेंशियल एरिया है? दैट इज अ मेन फैक्टर फॉर साइट सिलेक्शन, क्योंकि आप वहां डैम नहीं बना सकते कि जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड सबमर्ज हो जाएगा। ऑफ कोर्स फॉरेस्ट लैंड मोस्ट ऑफ केसेस में सबमर्ज होता है तो मैनेजेबल है, बट इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी फार्मर्स, तो एग्रीकल्चरल लैंड को हम सबमर्ज होने का अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कितने सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट होते हैं जब उनका कंस्ट्रक्शन चालू होने के बाद पता चलता है कि नहीं यहाँ पे तो पानी कलेक्ट होगा और एग्रीकल्चरल लैंड लूज हो जाएगा, तो उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है। सो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल कंसिडरेशन फॉर साइट सिलेक्शन कि एग्रीकल्चरल लैंड सबमर्ज नहीं होना चाहिए आप जहां पे सेटअप कर रहे हो हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से, राइट? और ऑफकोर्स ये तो कंसिडर करना ही है कि वहां की वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वहां के फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट जहां पर आप हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हो वहां की सॉइल, क्योंकि इतने टाइम से पानी के कांटेक्ट में रहेगी, तो उससे सॉइल पे क्या इफेक्ट आएगा, वहां की जमीन पे क्या इफेक्ट आएगी, वो सारी चीजें कंसिडर होती है फॉर अ सिंगल हाइड्रो पावर प्लांट। एंड नेक्स्ट इज कि डेफिनेटली अगर रेजिडेंशियल एरिया आ रहा है तो उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वहां के जो लोग हैं बस्ती वाले या जो उनका भी एरिया या लोकेलिटी पानी में सबमर्ज होने वाली है उन्हें हम रिलोकेट कर देते हैं, बट इट टेक्स अ कॉस्ट। और कितना कॉस्ट आएगा, क्या वो कवरेबल है? अब 50 लोगों की बस्ती होगी तो इजीली आप उन्हें रिलोकेट कर सकते हो, उतना कॉस्ट मैनेज हो जाता है, बट 1000 लोगों की बस्ती को रिलोकेट करना दैट्स अ मेजर इशू एंड यू हैव टू थिंक वेरी क्रिटिकली व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट फॉर दैट। तो दैट्स ऑल्सो वन पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वेरी क्रिटिकली कि कितने लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, या फिर कितने इनफैक्ट फॉरेस्ट को भी रिलोकेट करते हैं। जो अर्थ मूविंग मशीनरीज होती है पूरे पेड़ को जमीन के साथ उसके रूट्स के साथ उठा लेती है और कहीं और रिलोकेट किया जाता है, उसका भी कॉस्ट लगता है। So that is also to be considered while selecting the site
कितने पेड़ पौधों को रिलोकेट करना पड़ेगा, कितने लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, दैट्स आल्सो कंसिडर्ड। और हमने ये तो बात कर ली कि हाइड्रो पावर प्लांट इज कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री, राइट? नो, एक्चुअली आप सोलर पावर प्लांट की बात करो ना, उसमें भी पॉल्यूशन होता है। ये बात अलग है कि आप पॉल्यूशन को कहाँ ढूंढ सकते हो, बिकॉज इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कॉजिंग पॉल्यूशन, नॉट एग्जैक्टली सोलर पावर प्लांट। सिमिलरली हाइड्रो पावर प्लांट को रन करने में पॉल्यूशन नहीं आ रहा, बट इनडायरेक्टली आप जो पानी को रोक के रख रहे हो, बेसिकली उसके स्टैग्नेंट होने की वजह से वाटर का पोल्यूशन और लैंड का पोल्यूशन होता है। बिकॉज वाटर फ्लो हो रहा है, इतने हाई प्रेशर के साथ स्टोर हो रहा है, स्टैग्नेंट है, तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया, मच्छर एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्लस जो जमीन है वो उसकी स्ट्रेंथ होने लग जाती है, पानी अंदर सीपेज हो जाता है। तो दैट्स आल्सो वन कंसिडरेशन कि पोल्यूशन कितना हो रहा है वाटर को भी और लैंड को भी आपके रिजर्वोयर बनाने से, राइट? और ये तो जो हमारे डिसएडवांटेज था उसके लास्ट के दो कंसिडरेशन आए हैं कि आप जो पानी को रोक रहे हो, ऑफ कोर्स आप पूरा पानी यूज नहीं कर सकते पावर बनाने के लिए, उसमें ना ही आप रोक के रख सकते हो हमेशा के लिए। इसलिए मैंने जब पहले इसके पहले का जो पॉइंट था वाटर एंड इट्स रिलेटेड कट और शॉर्टेज, तो शॉर्टेज इसलिए भी आ सकती है क्योंकि भले ही आपने डैम बना दिया पानी को रोकने के लिए, बट फिर भी उसमें आपको एक कोटा सेट करना पड़ता है कि इतना कोटा आपको फॉर पब्लिक यूज आगे सेंड करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नीड फॉर वाटर। फिर चाहे आपको शॉर्टेज पड़ रही हो, लेकिन फिर भी आपका जो कोटा है फिक्स पब्लिक यूज के लिए, वो आपको आगे सेंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर कि वो कोटा जो है वो कवर हो पाएगा। और मेन बात, आपने जो कोटा किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? अगर इंटरस्टेट की बात आ गई तो जो नदी है वो इंटरस्टेट है, तो ऑब्वियसली उसका पानी भी आपको आगे भी पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए कोटा रखना पड़ेगा। तो दैट्स आल्सो कंसिडरेशन कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको क्या सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आपने एक इंटरस्टेट रिवर को या वाटर फ्लो को रोका है, तो उसका जो बेनिफिट है वो भी आपको इंटरस्टेट शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तो एक्चुअली शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, इट्स केयरिंग, बिकॉज you have to even share the power output that you are generating from your hydro power plant with among, it has to be distributed among the state। फिर चाहे भले ही आपकी लोड की डिमांड उस रीजन में जहां पे आपने सेट किया वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन क्योंकि आपने वो पानी रोक लिया है तो आपको नेक्स्ट स्टेट में भी चाहे कितने भी किलोमीटर दूर हो आपको वहां पे ट्रांसमिट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड सम ऑफ देयर वाटर फ्लो। तो दैट्स आल्सो अ कंसीडरेशन कि उसके वजह से किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किस तरह से ट्रांसमिट करनी है, ये भी एक कंसिडरेशन है। विद दैट सेड, these are the main 12 consideration। Of course there are in detail many more other consideration that you can take, like इससे इकोलॉजी पे, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कुछ वाटर साइकिल पे क्या चेंज आ रहा है, ऐसे भी बहुत कंसिडरेशन है। बट फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू and particularly mechanical engineering point of view or power plant engineering point of view, these are the 12 main points that you have to remember well for exam। और of course मैं बार बार कहता रहता हूँ, मेरे पॉइंट्स को आप कंट्रोल भी मत किया कीजिएगा एग्जाम में। हाँ, बट ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप डेफिनेटली कंपल्सरीली इनफैक्ट आपके आंसर्स में लिखिएगा। और ऑफ कोर्स मैं ये पॉइंट्स जो लिखता हूँ दे आर नॉट एक्चुअली योर आंसर्स। यू माइट हैव गिवन एग्जाम इन 10th जहाँ पे कहानी बना के लिखनी पड़ती है, राइट? वो हमें कुछ पॉइंट्स देते हैं और उसके ऊपर से हमें पूरी कहानी बनानी पड़ती है। दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वो कहानी के जो छोटे छोटे पार्ट है वो है, आपको इनसे कहानी बनानी है एटलीस्ट 3 लाइन्स, उतना आप मैनेज कर लिया कीजिए, बिकॉज यू आर फ्यूचर इंजीनियर, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो 2-3 लाइन आप खुद भी बना के इंजीनियर मॉडल करके बना सकते हैं। दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। हाँ, बट डेफिनेटली ये टेक्निकल वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। विद दैट सेड, आई होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर and thank you for watching our video। Let's meet in our next lecture। Thank you।